बिहार की राजनीति में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार की बेलागंज और तरारी सीट पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। तेजस्वी यादव के ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि क्या और लोग चूड़ी पहन कर रखे हैं। तो वहीं कोटा के भीतर कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए अभी 3 महीने भी नहीं हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिया। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो बिहार सियासत का गढ़ नजर आ रहा है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने स्पेशल स्टोरी की और जानते हैं कि किस तरह से बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार की चुनावी राजनीति में एंट्री कर रहे प्रशांत किशोर उपचुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते ही उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी जनसुराज ने एक बार फिर 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। गया की बेलागंज सीट पर जनसुराज के जिस उम्मीदवार ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया, उसके बाद दूसरे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया था। अब एक बार फिर प्रशांत किशोर ने पुराने उम्मीदवार को ही टिकट दे दिया है। क्यों बदला गया था अमजद का टिकट? सबसे पहले बात करते हैं गया जिले की बेलागंज सीट की। इस सीट पर प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने फंड की कमी का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया और अपनी जगह प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदलते हुए अमजद को ही आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने खुद किया ऐलान। जनसुराज पार्टी की तरफ से आरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने बाद में मोहम्मद अमजद को समझाया है और अब वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए खिलाफत हुसैन की जगह अब मोहम्मद अमजद ही बेलागंज सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिहार की इन 4 सीटों पर होना है उपचुनाव। बिहार के जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भोजपुर की तरारी सीट के अलावा कैमूर जिले की रामगढ़ सीट, गया की बेलागंज और इमामगंज सीटें शामिल हैं। इन 4 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इनके नतीजे महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों के साथ ही घोषित किए जाएंगे। क्यों खाली हुई थी ये सीटें? बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके सभी विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए हैं। तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद आरा से, रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से, इमामगंज से विधायक जितन राम मांझी गया से और बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद चुने गए हैं। अगर देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा महागठबंधन की साख दांव पर है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उसी के विधायक थे, जबकि गया की इमामगंज सीट पर एनडीए का विधायक था। उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से 3 सीट पर आरजेडी तो 1 पर भाकपा चुनाव लड़ेगी। वहीं एनडीए से बीजेपी 2, जेडीयू और हम पार्टी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह के बीच क्यों एक बार फिर शुरू हो चुका है जुबानी जंग। तेजस्वी का वार, गिरिराज का पलटवार। तेजस्वी यादव ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान दिया। अब इसको लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू के राज में दंगा हुआ, उससे तेजस्वी यादव आनंदित है। हमने 6 दिन की यात्रा की, लेकिन सांप्रदायिक तनाव कहीं नहीं फैला। लेकिन तेजस्वी यादव सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देने की बात कर रहे हैं। लगता है कि और लोग चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू यादव पुत्र मोह में हर दिन मजार पर आप जाइए, आप हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदुओं को मरवा दीजिए। आप दंगा कराना चाहते हैं और फुलवारी शरीफ दोहराना चाहते हैं। बाप बेटा दोनों बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों रोहिंग्या की आरती उतारते रहते हैं, मजार में जाते रहते हैं। अब बिहार में जंगल राज चला गया, ये नीतीश कुमार का राज है।
नीरज बबलू ने भी तेजस्वी पर किया पलटवार। तेजस्वी यादव के ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान पर बीजेपी के मंत्री नीरज बबलू ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुसलमानों को उकसाकर दंगा भड़काना चाहते हैं। मंत्री ने चेताया, अगर किसी ने दंगा किया तो सब के सब जेल में जाएंगे। नीरज बबलू बोले, मुसलमान बीजेपी के तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए तेजस्वी मुसलमानों को उकसा रहे हैं। अगर दंगा भड़का तो उसके आरोपी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे। जो भी दंगा भड़काएगा उसको जेल जाना होगा, चाहे वो कोई भी हो। नीरज बबलू ने कहा कि हम हिंदू हैं और इस पर हमको गर्व है। वहीं बिहार में कोटा के भीतर कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हरियाणा में नवगठित नायाब सिंह सैनी सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में SC/ST के लिए सब कैटेगरी बनाकर उन जातियों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है जिनका प्रतिनिधित्व शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कम है। हरियाणा के इस फैसले को एनडीए की सरकार वाले राज्यों के लिए लागू करने का संदेश भी बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने एनडीए की सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक दूसरे की योजनाओं का अध्ययन कर रहे उन्हें अपने राज्य में भी लागू करने का संदेश पहले ही दे रखा है। अब सवाल ये है कि ऐसे समय में जब महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव है, यूपी बिहार जैसे राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं और विपक्ष तो विपक्ष, चिराग पासवान जैसे सहयोगी भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सब कोटा के फॉर्मूले पर क्यों आगे बढ़ रही है? चिराग ने हरियाणा सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फिर से साफ कर चुके हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास इसका समर्थन नहीं करती है। सब कोटा के फॉर्मूले पर क्यों बढ़ रही बीजेपी? अगले साल बिहार जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां आरक्षण सेंटीमेंट से जुड़ा होता है। चिराग का विरोध हो या आरजेडी कांग्रेस का, इसके पीछे जातीय राजनीति और जातीय आधार ही वजह बताए जाते हैं। लेकिन बिहार के चुनाव से करीब 1 साल पहले सहयोगी एलजेपीआर के विरोध के बावजूद बीजेपी ने सब कोटा के फॉर्मूले पर बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। तो इसके पीछे भी पार्टी की अपनी रणनीति है। इसे 4 पॉइंट में अब हम समझते हैं। चुनावी असर का टेस्ट। बीजेपी की एक रणनीति कुछ मुद्दों पर जनता का मिजाज भांपने के लिए चुनावी टेस्ट की भी है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जब कांग्रेस अधिक आक्रामक थी, तब भी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने इससे दूरी बनाए रखी थी। इसे भी बीजेपी की इस मुद्दे के चुनावी असर का अंदाजा लगाने की रणनीति से जोड़कर देखा गया। चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए और पार्टी उसी रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में भी उतरी। हालांकि लोकसभा चुनाव में उसे यूपी जैसे राज्य में नुकसान उठाना पड़ा। अब झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी, बिहार समेत दर्जन भर राज्यों में 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने सब कैटेगरी पर इन चुनावी मौसम में कदम बढ़ा दिए हैं, तो उसके पीछे भी यही रणनीति बताई जा रही है। राज्यों में सेलेक्टिव काम। बीजेपी की एक रणनीति सेलेक्टिव होकर काम करने की भी हो सकती है। हरियाणा जैसे वे राज्य जहां बीजेपी SC/ST वोट पर अधिक निर्भर नहीं है, पार्टी वहां इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है। अगर इन राज्यों में इस पहल के नतीजे अच्छे रहें तो पार्टी इसे भविष्य में यूपी और बिहार जैसे जटिल जातीय राजनीति वाले राज्यों में भी एक मॉडल के रूप में लेकर आ सकती है। दलित कैडर बनाने पर जोर। बीजेपी के लिए इस फैसले में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां है वाली स्थिति हो चुकी है। बिहार जैसे राज्य में दलित वोट के लिए पार्टी दूसरे दलों पर निर्भर है, तो वहीं यूपी में भी पार्टी का गैर जाटव दलित वोट बैंक में भी कोई मजबूत पकड़ नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश में भी आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। हरियाणा में भी कुमारी शैलजा के चेहरे पर दलितों का एक वर्ग कांग्रेस को वोट करता आया है, जबकि बसपा जैसी पार्टी भी 4% के आसपास वोट शेयर के साथ अपनी चुनावी मौजूदगी दर्ज कराती रही है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति नीतीश कुमार की तरह SC/ST वर्ग में अपना कैडर बेस बनाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जिन जातियों को सब कैटेगरी में डाला जाएगा, वो जातियां उसके साथ आ सकती है। बिहार में पहले से ही है सब कैटेगरी।
बिहार में पहले से ही दलित और महादलित है। ऐसे में हरियाणा सरकार के इस कदम का अधिक असर सूबे के चुनाव पर पड़ेगा। शायद पार्टी नेतृत्व को शायद ऐसा नहीं लगा होगा। दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने दलित वर्ग में लोक जनशक्ति पार्टी के कोर वोटर पासवान को छोड़कर बाकी दलित जातियों को महादलित कैटेगरी में डाल दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जीतन राम मांझी भले ही महादलित में शामिल मशहूर बिरादरी से आते हैं, लेकिन इस वर्ग के वोट बैंक पर उनके मुकाबले नीतीश कुमार की पकड़ कहीं ना कहीं अधिक मजबूत मानी जाती है। अब बीजेपी भी हरियाणा से इसी ट्रैक पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।